क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक सामान्य रात में जब लोग अपने घरों में सो रहे हों, अचानक हवा में मौत घुल जाए? क्या होगा अगर एक फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस पूरे शहर को अपनी चपेट में ले ले और हजारों लोग बिना कुछ समझे दम तोड़ दें? क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना भारत में हुई थी, और वह भी ऐसी जगह जहां लोग गरीबी और उम्मीदों के बीच जी रहे थे? क्या यह संभव है कि एक कंपनी की लापरवाही से लाखों जिंदगियां तबाह हो जाएं और न्याय के लिए 40 साल बाद भी संघर्ष जारी रहे? ये सवाल सिर्फ कल्पना नहीं है, बल्कि भोपाल गैस त्रासदी की हकीकत है। एक ऐसी घटना जो आज भी हमें झकझोर देती है। आज हम इस डॉक्यूमेंट्री में उस रात की सच्चाई, उसके कारणों, प्रभावों और न्याय की लड़ाई को गहराई से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस रात से जो इतिहास की किताबों में मौत की स्याही से लिखी गई है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी, एक ऐसा शहर जो झीलों और हरी भरी पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। 1980 के दशक में यह शहर तेजी से विकसित हो रहा था, लेकिन इसके बीच में एक फैक्ट्री थी जो किसानों के लिए कीटनाशक बनाती थी। यह फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूसीआईएल की, जो अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, यूसीसी की सहायक कंपनी थी। 1969 में बनी इस फैक्ट्री में शुरू में कीटनाशक जैसे कार्बारिल 7 बनाए जाते थे, लेकिन 1979 में इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी का उत्पादन शुरू हुआ। एमआईसी एक बेहद जहरीला रसायन है जो पानी के संपर्क में आने पर हिंसक प्रतिक्रिया करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह फैक्ट्री शहर के बीचों बीच बनी थी, जहां लाखों लोग रहते थे? आसपास की बस्तियां जैसे जिजामाता नगर, चूना भट्टी और जयप्रकाश नगर गरीब मजदूरों से भरी हुई थी जो फैक्ट्री में काम करते थे या उसके आसपास रहते थे। कंपनी का दावा था कि यह फैक्ट्री सुरक्षित है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब आइए उस रात की ओर चलते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात। भोपाल में सर्दी का मौसम था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। फैक्ट्री में रात की शिफ्ट चल रही थी। टैंक नंबर E610 में लगभग 42 टन एमआईसी भरा हुआ था, जो कंपनी के सुरक्षा नियमों के मुताबिक 50% की सीमा से ज्यादा था। शाम को पाइपों की सफाई चल रही थी और गलती से पानी उस टैंक में घुस गया। पानी और एमआईसी की प्रतिक्रिया से गर्मी पैदा हुई, दबाव बढ़ा और टैंक फटने की कगार पर आ गया। लेकिन क्या हुआ? सुरक्षा सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो एमआईसी को ठंडा रखता था 1982 से बंद था, लागत बचाने के लिए। वेंट गैस स्क्रबर जो जहरीली गैस को बेअसर करता था, खराब था। फ्लेयर टावर जो गैस को जलाता था, मरम्मत के लिए बंद था। रात 10:30 पर दबाव 2 psi था, जो 11 बजे 10 psi हो गया। मध्य रात्रि तक दबाव 50 psi पहुंच गया और इमरजेंसी रिलीफ वाल्व फट गया। लगभग 30 से 40 टन एमआईसी गैस हवा में फैल गई, जो दक्षिण पूर्व की ओर बह रही हवा के साथ शहर पर छा गई। कल्पना कीजिए उस दृश्य को। लोग सोते सोते अचानक खांसने लगे, आंखों में जलन हुई, सांस लेना मुश्किल हो गया। गैस इतनी घनी थी कि वह जमीन से चिपक कर फैल रही थी, क्योंकि एमआईसी हवा से भारी है। लोग घरों से भागे, लेकिन कहां जाते? रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में लोग चढ़ने की कोशिश में मर रहे थे। अस्पतालों में डॉक्टरों के पास कोई जानकारी नहीं थी कि यह गैस क्या है और इसका इलाज कैसे करें। यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों ने पहले तो कहा कि सब ठीक है, लेकिन हकीकत में मौत का साया फैल चुका था। सुबह तक 3,800 से ज्यादा लोग मर चुके थे, लेकिन अनुमान कहते हैं कि पहले 2 हफ्तों में 8,000 मौतें हुई। क्या यह सिर्फ एक दुर्घटना थी या लापरवाही की साजिश? यह सवाल हमें आगे के कारणों की ओर ले जाता है, जहां कॉरपोरेट लालच की कहानी छिपी है। कारणों की बात करें तो 2 मुख्य थ्योरी हैं। पहली, जो भारतीय जांच एजेंसियों और विशेषज्ञों की है, कॉरपोरेट लापरवाही। 1982 में यूसीसी की सेफ्टी ऑडिट में 61 खतरे चिन्हित किए गए थे, लेकिन सुधार नहीं हुए। फैक्ट्री में प्रशिक्षित कर्मचारी कम थे, लागत कटौती से सुरक्षा सिस्टम बंद थे, पानी पाइपों की सफाई के दौरान वाल्व बंद नहीं किए गए, जिससे पानी टैंक में पहुंचा। दूसरी थ्योरी यूसीसी की, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर पानी डालना यानी सपोटाज, लेकिन भारतीय जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। सीएसआईआर की 1985 की रिपोर्ट कहती है कि पानी का प्रवेश लापरवाही से हुआ और प्रतिक्रिया को आयरन और अन्य दूषित पदार्थों ने तेज किया। यह विवाद आज भी जारी है, लेकिन एक बात साफ है, अगर सुरक्षा सिस्टम काम करते
तो यह त्रासदी टल सकती थी। अब सोचिए, अगर कंपनी ने लाखों की जान की कीमत पर पैसे बचाए तो क्या यह हत्या नहीं है? यह विचार हमें तत्काल प्रभावों की ओर ले जाता है, जहां भोपाल की सड़कें लाशों से पट गईं। तत्काल प्रभाव भयानक थे। गैस में एमआईसी के अलावा क्लोरोफॉर्म, डाइक्लोरोमेथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड, मिथाइलेमाइन जैसी गैसें थीं। लोगों में लक्षण थे खांसी, आंखों में जलन, उल्टी, सांस की तकलीफ। ऑटोप्सी में फेफड़ों में पानी भरना, मस्तिष्क में सूजन, किडनी और लीवर की क्षति दिखी। 2000 से ज्यादा जानवर मरे, पेड़ पौधे सूख गए। अस्पताल जैसे हमीदिया और भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में 1,70,000 लोग इलाज के लिए पहुंचे। सरकार ने तुरंत राहत शुरू की, लेकिन दवाइयों की कमी थी। दूसरे दिन फिर से निकासी हुई, क्योंकि बाकी एमआईसी को नष्ट करने की प्रक्रिया में खतरा था। अनुमानित रूप से 5,58,125 लोग घायल हुए, जिनमें 38,478 अस्थायी और 3,900 स्थायी विकलांग। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। लंबे प्रभाव और भी डरावने थे, जो पीढ़ियों को प्रभावित कर रहे हैं। लंबे समय के स्वास्थ्य प्रभाव आज भी जारी हैं। 1991 तक आधिकारिक मौतें 3,928 थीं, लेकिन संभावना ट्रस्ट के अनुसार कुल 16,000 से ज्यादा मौतें हुईं। प्रभावितों में कैंसर, अंधापन, नर्व डैमेज, विकास संबंधी समस्याएं, गायनोकोलॉजिकल विकार, श्वसन रोग, जन्म दोष बढ़े। एक अध्ययन में 80,021 प्रभावितों की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा पाई गई। महिलाओं में गर्भपात 7 गुना ज्यादा, पीटीएसडी आम। 2023 में एनपीआर की रिपोर्ट कहती है कि गर्भवती महिलाओं के बच्चे भी प्रभावित हुए, जैसे कम वजन और विकास संबंधी मुश्किलें। पर्यावरण प्रभाव भी कम नहीं। मिट्टी और भूजल में एक नेफ्थॉल, नेप्थलीन, 7 ऑर्गेनोक्लोरिन्स, मरकरी, क्रोमियम जैसे जहर। 1989 में यूसीसी के टेस्ट में विषाक्तता पाई गई। 1999 में ग्रीन पीस ने मरकरी 20,000 से 6 मिलियन गुना ज्यादा पाया। 2009 में कार्बन टेट्राक्लोराइड WHO सीमा से 1,000 गुना ज्यादा। आज भी दूषित पानी से स्वास्थ्य समस्याएं। यह पर्यावरणीय तबाही हमें कानूनी लड़ाई की ओर ले जाती है, जहां न्याय की उम्मीद टूटती रही। कानूनी लड़ाई लंबी और जटिल थी। अमेरिका और भारत में मुकदमे दायर हुए। 1986 में अमेरिकी अदालत ने मामला भारत भेजा, यूसीआईएल को स्वतंत्र मानकर। भारत में 1985 का भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट पास हुआ। सरकार ने पीड़ितों का प्रतिनिधित्व किया। 1989 में यूसीसी ने $470 मिलियन, 2024 में $1.03 बिलियन का समझौता किया, लेकिन पीड़ितों को औसतन $2,200 मिले, जो नाकाफी थे। 2010 में 7 यूसीआईएल अधिकारी दोषी ठहराए गए। मौत की लापरवाही से 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना, लेकिन जमानत पर रिहा। 8वें की मौत हो चुकी थी। वॉरेन एंडरसन, यूसीसी सीईओ, 1984 में गिरफ्तार हुए, लेकिन 6 घंटे बाद जमानत पर रिहा और भारत से भागे। 1992 में फरार घोषित, लेकिन अमेरिका ने प्रत्यर्पण नहीं किया। 2014 में उनकी मौत हो गई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त मुआवजे की याचिका खारिज की। डाउ केमिकल ने 2001 में यूसीसी खरीदा, लेकिन जिम्मेदारी से इनकार। यह अन्याय हमें सरकारी प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है, जहां वादे तो हुए लेकिन अमल कम। सरकार ने 1985 में राहत विभाग बनाया, अस्पताल क्लिनिक स्थापित किए। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर 1998 में खुला, 500 बेड्स के साथ। विधवाओं को पेंशन 200 से 750 रुपए प्रति माह, गरीब परिवारों को 1,500 रुपए। लेकिन देरी और भ्रष्टाचार की शिकायतें रहीं। 2008 में हाई कोर्ट ने कचरा जलाने का आदेश दिया, लेकिन विरोध हुआ। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में निपटारा कहा। 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 1 महीने में सफाई का आदेश दिया और 1 जनवरी 2025 को 377 टन कचरा पीथमपुर ले जाया गया, जहां जलाया गया। विरोध के बावजूद यह हुआ। अब वर्तमान स्थिति, साइट अभी भी दूषित, संभावना ट्रस्ट मुफ्त इलाज देता है। कार्यकर्ता जैसे रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला 2004 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीत चुकी हैं।
अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन फॉर जस्टिस इन भोपाल जारी है, लेकिन क्या यह अंत है? नहीं, भोपाल की त्रासदी आज भी जीवित है। पीढ़ियां प्रभावित हैं, न्याय अधूरा है। यह घटना हमें सिखाती है कि कॉरपोरेट लालच और लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। क्या हम ऐसी दुर्घटनाओं से सीखेंगे? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है।